हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज इस वीडियो में हम कक्षा के पाठ 8 जिसका नाम है शाम एक किसान पढ़ेंगे। ये एक कविता है और इसे लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। उन्होंने इस कविता में किसान के रूप में जाड़े की एक शाम के सुंदर दृश्य का वर्णन किया है। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ करते हैं। साफा का अर्थ है पगड़ी, सूरज का अर्थ है सूर्य, चिलम का अर्थ है हुक्के पर रखी जाने वाली वस्तु जिसमें आग होती है। जो हुक्का होता है हुक्के के ऊपर यहाँ रखी होती है वो चिलम जिसमें आग भरते हैं और फिर जो है उस हुक्के को पिया जाता है। तो ये जो चीज़ है वो चिलम होती है। उसके बाद है चादर सी यानी चादर के समान, दहक रही जल रही। प्लाश एक ऐसा वृक्ष होता है जिस पर लाल रंग के फूल लगते हैं, वो क्या होता है? प्लाश। अंधकार का अर्थ है अंधेरा और पूर्व का अर्थ है पूर्व दिशा। सिमटा का अर्थ है दुबका हुआ और गल्ले सा का अर्थ है समूह के समान। अब हम इस प्रथम पद्यांश की व्याख्या करते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। यहाँ कवि ने जाड़े की एक शाम का वर्णन किया है और शाम के समय जो पहाड़ है वो एक किसान के रूप में बैठा हुआ प्रतीत होता है। और उसने क्या कर रखा है? आकाश का साफा बांधकर पूरे आकाश को उसने अपने सिर पर साफे के रूप में यानी पगड़ी के रूप में बांध रखा है। किसने? पहाड़ रूपी किसान ने। उसके बाद क्या है? सूरज की चिलम खींचता। और जो किसान रूप है जिसने आकाश रूपी साफे को बांध रखा है वो क्या कर रहा है? सूरज रूपी चिलम को खींच रहा है यानी पी रहा है। कैसे? जैसे ये हुक्का है तो हुक्के को खींचता है। तो इसमें जो है यहाँ उसने सूरज की कल्पना की है। ये जो सूरज की चिलम, हुक्के के ऊपर जो चिलम होती है उस चिलम में कवि ने किसकी कल्पना की है? सूरज की, कि सूरज रूपी चिलम को खींच रहा है यानी पी रहा है। उसके बाद क्या बताया है? घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। पर्वत जो है, पर्वतों से नदी निकलती हैं तो वो नदी ऊपर से नीचे की तरफ बहती हैं। तो यहाँ कल्पना की है कि जो नदी है वो चादर की तरह किसान रूपी पहाड़ के घुटनों पर पड़ी हुई है। उसके बाद क्या है? पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। और पास में ही पलाश का जंगल है जिसमें लाल रंग के फूल खिले हुए हैं और वो किस जैसे लग रहे हैं? जैसे कि एक अंगीठी जल रही हो, क्योंकि अंगीठी जलती है तो उसमें अंगारे होते हैं और अंगारे लाल रंग के होते हैं। और इसी प्रकार पलाश के जो फूल हैं वो भी लाल रंग के हैं। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। और जो अंधकार है उसको किस रूप में दिखाया है कवि ने? भेड़ों के समूह के रूप में, क्योंकि भेड़ जो हैं वो मटमैली सी काली काली सी होती हैं और अंधकार भी काला होता है। तो भेड़ों के रूप में अंधकार की कल्पना की है कि जो अंधकार है वो किसकी तरह लग रहा है? भेड़ों के एक समूह की तरह लग रहा है। और वो पूर्व में क्यों है? क्योंकि जो सूर्य है वो पश्चिम में छिपता है। तो जहाँ सूरज छिप रहा है वहाँ थोड़ी बहुत रोशनी है, प्रकाश है, लेकिन पूर्व दिशा में जो है वो धीरे धीरे अंधकार बढ़ना शुरू हो गया है। इसलिए कवि ने कहा है कि पूर्व दिशा में अंधकार रूपी भेड़ों का गल्ला बैठा हुआ है। यानी कवि ने
अंधकार को किस रूप में दिखाया है? भेड़ों के समूह के रूप में। इस प्रकार हमने इस पद्यांश में देखा कवि ने कल्पना की है। किस किस की कल्पना की है? पहाड़ की किसान के रूप में, और उसके साफे की आकाश के रूप में, कि आकाश को साफे के रूप में बांधा है। जो हुक्के की चिलम होती है उसके स्थान पर उसने सूरज को दिखाया है, और जो नदी है उसको एक चादर के रूप में, और प्लाश के फूल जो हैं वो एक अंगीठी, दहकती हुई अंगीठी के रूप में, और अंधकार को भेड़ों के समूह के रूप में दिखाया है। प्यारे बच्चों, यहाँ मैं आपको एक बात और बताऊंगी। इस पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार है। और अलंकार क्या होते हैं बेटा? अगर अलंकार का सीधा सीधा अर्थ देखें तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। तो जिस प्रकार मनुष्य अपने आप को सजाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए आभूषण पहनता है, उसी प्रकार जो कवि होता है वो अपनी कविता को सजाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। और इस कविता में जो अलंकार प्रयोग किया गया है वो है मानवीकरण अलंकार। अब ये मानवीकरण अलंकार क्या होता है कि जब निर्जीव चीज़ों को, निर्जीव पदार्थों को सजीव रूप में यानी मनुष्य के रूप में बताया जाता है या वर्णन किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पहाड़ को किसान के रूप में दिखाया गया है, इस कारण जो है यहाँ मानवीकरण अलंकार है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ कवि ने पहाड़ को किसान के रूप में दिखाया है, जिसने आकाश को अपने साफे के रूप में, पगड़ी के रूप में सिर पर बांधा हुआ है, और उसके घुटनों पर नदी रूपी चादर पड़ी हुई है, और जो किसान है वो सूरज रूपी चिलम को खींचता है। पास में ही प्लाश के जंगल में लाल रंग के फूल खिले हुए हैं, जो कि एक जलती हुई अंगीठी के समान प्रतीत होते हैं, और जो पूर्व दिशा है उसमें अंधकार भेड़ों के समूह के रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार ये हमारा प्रथम पद्यांश था। अब हम दूसरा पद्यांश करते हैं। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। एक बार कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। आवाज़ दी का अर्थ है बोलना, औंधी का अर्थ है उल्टी, डूबा का अर्थ है छुपना। अब इसकी व्याख्या करते हैं। जैसे हमने प्रथम पद्यांश में पढ़ा कि किसान जो है वो बैठा हुआ था आराम से, और सारा शांत वातावरण था, और उस शांत वातावरण में अचानक से, अचानक यानी एकदम से, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी। अचानक जो है मोर बोलता है, और ऐसा लगता है कि जैसे किसान को किसी ने आवाज़ दी है। और क्या आवाज़ दी है? सुनते हो? तब जो है अचानक से दृश्य बदल जाता है। होता क्या है? चिलम औंधी, जो चिलम थी वो औंधी हो जाती है, यानी उल्टी हो जाती है। धुआं उठा, और वो चिलम जब उल्टी होती है तो वहाँ क्या होता है? वो धुआं उठता है, क्योंकि एकदम से अगर चिलम को जैसे औंधी करते हैं तो उस राख में से क्या होता है? धुआं उठता है। सूरज डूबा, और जो सूरज था वो पहाड़ के पीछे छिप जाता है। सूरज क्या होता है? छुप जाता है। अंधेरा छा गया, और जैसे ही सूरज छुपता है तो क्या होता है? चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। एक बार दोबारा से बता देती हूँ। प्रथम पद्यांश में जो बिल्कुल शांत वातावरण था उसमें क्या होता है? अचानक से मोर बोलता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आवाज़ लगाई है। किसको आवाज़ लगाई है? इसके बाद अचानक से दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, और जो सूरज है वो डूब जाता है। शाम ढल जाती है और रात का अंधकार चारों तरफ छा जाता है। अच्छा, एक बात और बता देती हूँ। जब भी हम किसी कविता का सरलार्थ या व्याख्या करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ प्रसंग होती है, दूसरी चीज़ सरलार्थ या व्याख्या कह सकते हैं, एक ही बात है,
और तीसरी चीज़ विशेष या भावार्थ होता है। 3 चीज़ें हमें लिखनी होती हैं। प्रसंग में 3 चीज़ें आती हैं, कवि का नाम, कविता का नाम और पुस्तक का नाम। जैसे हम इसकी बात करें तो इसका प्रसंग क्या बनेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित शाम एक किसान नामक कविता से ली गई हैं, जिसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। तो ये इसका प्रसंग होगा। सरलार्थ में जैसे जो हमने व्याख्या अब की है या सरलार्थ किया है वो इसके सरलार्थ में आ जाएगा। जैसे इसकी अगर हम बात करें तो अचानक से मोर बोलता है, जैसे किसी ने किसान को आवाज़ दी हो, सुनते हो, तभी जो है दृश्य घटना में बदल जाता है, चिलम उलट जाती है, धुआं उठने लगता है, आग बुझ जाती है और सूरज डूब जाता है और चारों तरफ अंधकार छा जाता है। ये इसके सरलार्थ में आ जाएगा। जब बात विशेष की आती है तो विशेष में क्या आएगा, एक तो एक जो कविता में मुख्य बात है वो, और एक जो इसके पद्यांश में मुख्य बात है वो, और एक चीज़ भाषा के संबंध में होनी चाहिए। तो इस प्रकार 3 चीज़ें इसमें हो गई हैं। तो इसकी अगर बात करें तो क्या होगा, जैसे ये इसके विशेष में क्या होगा कि शाम के शांत वातावरण का वर्णन किया है। दूसरा क्या हो जाएगा, सूरज के छुप जाने पर अंधेरा छाने का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और तीसरा क्या हो जाएगा, भाषा सहज, सरल और परवाहमयी है। तो ये 3 चीज़ें हम किसी भी कविता की जब व्याख्या करते हैं या सरलार्थ करते हैं तो ये 3 चीज़ें हमें लिखनी होती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।